नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। और इस चैप्टर के अभी तक हम लेकर के आ चुके हैं आप सभी लोगों के लिए 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इन तीनों पार्टों को मिलाकर के हमने इस चैप्टर का लगभग 85% पोर्शन कवर कर लिया है। ये आपका है पार्ट 4। और पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि जो नगर थे वहां पर कितने लोग रहते थे, कौन से लोग रहते थे, नगरीय जनसंख्या के बारे में। इसके बाद में यहां के लोग कहां कहां से व्यापार करते थे। ठीक है, प्राचीन काल की बात हो रही। बेसिकली इस चैप्टर में आपको 1200 साल का इतिहास देखने को मिलता है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का इतिहास। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमने ब्राह्मणी लिपि को, इतिहासकारों ने ब्राह्मणी लिपि को किस प्रकार से पढ़ना शुरू किया, उसको कैसे पढ़ा गया। इसके बाद में प्रमुख पूरे चैप्टर में जो हमने डेट्स के बारे में पढ़ा था कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में ये शासक आए थे, अब इनका राज्याभिषेक हुआ था, इसमें ये हुआ, इसमें ये पुस्तक खोजी गई, इस काल में, फिर इस टाइम पीरियड में ये किया गया। हर टाइम पीरियड के बारे में लास्ट में हमने एक टेबल बनाई है 2। उन टेबलों की मदद से पूरे चैप्टर का निचोड़, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। जिन्होंने पार्ट 1 से 3 के वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, क्लास 6 से लेकर के 8 तक के, एंड उसके बाद में 12th के, जाकर के आप सारे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, एंड जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, लास्ट में हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हो। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई नोट्स की, ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप रिडायरेक्ट हो जाओगे पेज पर, वहां से डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि हड़प्पा सभ्यता का जैसे अंत हुआ, उसके बाद में किस प्रकार से लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के अपना विकास करना शुरू कर दिया। कहीं पर किसानों ने अपनी बस्तियां बसा ली, कहीं पर जो जानवरों को चराने वाले थे उन्होंने अपनी बस्तियां बसा ली। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के इन्होंने अलग अलग काम भी करने शुरू कर दिए। कहीं पर महापाषाणी कब्रें देखी जाने लगी, कहीं पर लोहे की खोज हुई। तो इससे क्या हुआ कि वहां पर लोहे का उपयोग बड़ी मात्रा में होने लगा, परिवर्तन आने लगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, नगरों का विकास होने लगा, राज्यों का विकास होने लगा, साम्राज्य धीरे धीरे बनने लगे, रजवाड़ों का भी विकास हुआ। अब यहां पर क्या हुआ कि राजनीतिक परिवर्तन आने लगा। फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि सिक्कों को बनवाना शुरू कर दिया, ग्रंथ लोग लिखने लगे। ठीक है, जैसे कि आप देखो ऋग्वेद इसी टाइम में लिखा गया, लोहे का प्रयोग होने लगा। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने जब उस टाइम के इतिहास को जानना शुरू किया तो उनके सामने कई सारे अभिलेख आए। अब समस्या ये थी कि इन अभिलेखों को पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि उसमें जो भाषा दी गई थी वो समझ में नहीं आ रही थी। तो 1830 में क्या हुआ, जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया और इसके बाद में अभिलेखों को पढ़ना शुरू कर दिया गया, इनका अर्थ निकाला जाने लगा। ठीक है, अभिलेख किसे कहते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में ही हमने डिस्कस किया था प्रारंभिक राज्यों के बारे में, यानी कि स्टार्टिंग के राज्य, जो सबसे पहले राज्य बसे थे हमारे देश में। पहले जमीन थी, ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद में जो सबसे पहले राज्य बसे उनके बारे में, जिनमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारियां प्राप्त की, जिनमें से हमने बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, इन राज्यों के बारे में जानकारियां प्राप्त की। ठीक है, पार्ट 1 में आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इन सभी राज्यों के बारे में हमको जानकारियां कहां से प्राप्त होती हैं, और इन सभी राज्यों में प्रथम पर आता है मगध। मगध के राज्य के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि मगध के जो राज्य था, ठीक है, वो इतना, मगध राज्य इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। ठीक है, इसमें 3 शासक थे जिनके बारे में जानकारी हमको पता चली, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। ठीक है, इन 3 शासकों के बारे में जानकारियां प्राप्त की, इनकी नीतियों की वजह से ये राज्य इतना अधिक शक्तिशाली बना था। ठीक है, इसके बाद में हमने एक आरंभिक साम्राज्य, यहां से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो कि आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। ठीक है, इसके अलावा अशोक सम्राट को इतना महान क्यों माना जाता है। ठीक है, अशोक ने कलिंग पर विजय जो प्राप्त की थी, कब की थी, कैसे की थी। इसके अलावा मौर्य वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त की कि मौर्य वंश के बारे में हमको जानकारी प्राप्त कहां कहां से होती है, कितने स्रोत हैं, जिनमें सबसे पहला स्रोत मिलता है आपको उस समय की लिखी गई रचनाएं, जिनमें मेगस्थनीज की एक पुस्तक है। मैंने आपको पार्ट 2 में इसका नाम बताया था, पार्ट 3 में भी बताया। अगर आपने पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बताओ कि मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था।
ठीक है। इसके अलावा देखो आपको अर्थशास्त्र मिलता है जो कि चाणक्य ने लिखा था। जैन और बौद्ध के ग्रंथ मिलते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, कहां कहां पर इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये भी हमने देखा। इनके 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिनमें एक मिलता है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी, इनके बारे में जानकारियां प्राप्त की। ठीक है। मेगास्थनीज के द्वारा जो विवरण दिया गया था उससे हमने ये देखा कि इनकी जो सेना का संचालन है, ठीक है, वो किस प्रकार से होता था। एक समिति और 6 उप समितियों में इनका संचालन किया जाता था। ठीक है। आगे बढ़ते, मौर्य साम्राज्य कितना इंपॉर्टेंट है ये भी हमने यहां पर जानकारी प्राप्त की कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास से हमको क्या क्या सीखने को मिलता है। अगर बेसिकली देखा जाए तो पार्ट 2 जो है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी जानकारियां हमको मिलती हैं। ठीक है। देखो देखा जाएगा तो अशोक को प्रेरणा का स्रोत मानते हैं हमारे यहाँ के राष्ट्रवादी नेता जो है। ठीक है। और जो मौर्य साम्राज्य था ये मात्र 150 सालों तक ही क्यों चल पाया, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमने देखा कि अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखवाए थे उसमें किस भाषा और किस लिपि का प्रयोग किया, ये भी हमने पार्ट 2 में ही डिस्कस किया। पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था राजधर्म के नवीन सिद्धांत। इसमें जो दक्षिण का इलाका आप देखते हैं वहां पर जो जो राजा हुए थे, जिनमें आपको चोल, चेर, पांड्य मिलते हैं, इन राजाओं के बारे में जानकारियां प्राप्त की। ठीक है। साथ ही साथ सरदार शाहियों जो बड़े बड़े सरदारों का उदय हुआ था, जिसे सरदार कहते थे। सरदार उस टाइम पर आप कह सकते हो एक प्रकार का नेता। सरदार पंजाबी से अर्थ मत निकालना, इसका अर्थ होता है नेता। ठीक है। तो इन सरदारों के बारे में जानकारियां प्राप्त की, ये भेंट लेते थे, कर नहीं लेते थे। ठीक है। ये स्थायी सेना का कोई अधिकारी नहीं इनके पास होता था। ठीक है। इसके अलावा ये व्यापार द्वारा राजस्व, उस समय के जो सरदार थे ये लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। ठीक है। इस प्रकार से सातवाहनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। शक शासकों के बारे में जानकारियां प्राप्त की, इंपॉर्टेंट है। दैविक राजा, राजा अपने आप को देवता के समान कैसे प्रतीत करवाते थे। ठीक है। और जनता के बीच में अपनी पहुंच बनाने के लिए, सम्मान पाने के लिए अपने आप को देवतुल्य, देवपुत्र, स्वर्गपुत्र इस प्रकार का नाम देते थे, अपने आप को उपाधियां देते थे। ठीक है, कहलवाते थे। तो इसके बारे में हमने यहां पर पढ़ा कि किस प्रकार से ये काम होता था। ठीक है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, इन सिक्कों के बारे में पढ़ाइए। कुषाण सिक्के हैं। ठीक है। ये आपका आगे का भाग है और ये आपके सिक्के का पीछे का भाग है। आप यहां पर देख सकते हो एक देवता का रूप यहां पर दिखाया जा रहा है। ठीक है। ये भी आप एक प्रकार के देवता ही देख सकते हो। ठीक है। ये कनिष्क हैं और ये एक देवता के रूप में दिखाए गए। ठीक है। तो इस प्रकार से बदलता हुआ देहात यानी कि गांव क्षेत्र में जो लोग रहते थे वहां पर बदलाव कैसे आया। ठीक है। राजा, जनता में राजा की छवि कैसी थी। उस टाइम पर जो राजा लोग थे वो कर की मांग करते थे और कर इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जो जनता थी वो पूर्ण रूप से क्या है कि संतुष्ट नहीं हो पाती थी कर को चुकाने के लिए, क्योंकि कर बहुत ज्यादा होता था। ठीक है। इसको लेकर के कई सारे लोग जंगलों की ओर भाग जाते थे जब भी राजा के सिपाही कर लेने के लिए आते थे। राजा के सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कर उन लोगों से कैसे लिया जाए जो स्थायी रूप से खेती ही नहीं करते। ठीक है। तो कई सारी प्रॉब्लम थी जिनके बारे में पार्ट 3 में डिस्कस किया। उपज बढ़ाने के तरीके, उस टाइम पर खेती में उपज को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके उपयोग में लाए गए, जैसे कि हल्का चलन हो गया, धान की रोपाई हो गया। ठीक है। इसके अलावा उपज को बढ़ाने के लिए सिंचाई एक हो गया। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे काम थे जिनको हमने यहां पर डिटेल में डिस्कस किया। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं क्या क्या थी, यानी कि जो आमतौर पर लोग रहते थे उन लोगों के बीच में भेदभाव क्या था। ठीक है। ऊंच नीच का भेदभाव क्या था, अमीर गरीब का भेदभाव क्या था। देखो जब खेती में उपज बढ़ गई तो इसका अर्थ ये नहीं कि सभी व्यक्ति अमीर हो गए। वह कौन अमीर हुआ था, किसको क्या नाम दिया गया था। ठीक है। वो हमने यहां पर डिस्कस किया। गृहपति, गृहपति ये किसे कहते हैं, प्रश्न आ जाता है कि गृहपति का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए। देखो आमतौर पर तो घर का मुखिया होता है, लेकिन कभी कभी इस शब्द का प्रयोग जो अमीर व्यक्ति होते थे उस टाइम पर, ठीक है, नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी गृहपति शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण, देखो उस टाइम पर क्या है, अगर आप देखोगे तो महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार नहीं होता था। लेकिन आपको यहां पर प्रभावती गुप्त का उदाहरण देखने को मिलता है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इसका विवाह हुआ था दक्कन पठार के बाकाटक परिवार में। ठीक है। तो इनके नाम ऐसा साक्ष्य मिलते हैं कि इनके नाम जमीन थी, कई सारी संपत्ति इनके नाम थी और उसका इन्होंने दान भी किया। ठीक है। और जो भूमिदान होता था ये क्यों किया जाता था, कौन लोग करते थे, किनको भूमिदान में दिया, जैसे कि धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। ये जो भूमि दान में दी जाती थी इसमें प्रमाण क्या होते थे। ठीक है। अभिलेख दिया जाता या फिर ताम्र पत्र दिया जाता जिन पे लिख के दिया जाता था कि भाई ये भूमि आज से आपकी हो गई। ठीक है। इसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा अग्रहार किसे कहते हैं। ठीक है। ये भी हमने यहां पर इतनी जानकारी प्राप्त कर ली थी। नगर एवं व्यापार,
एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये भी हमने एक मिनट हाँ, ये नगर एवं व्यापार, यहाँ से आज आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, नगर एवं व्यापार, कौन से लोग थे जो कि नगरों में रहते थे और व्यापार करते थे। नगर और व्यापार के बारे में जानकारी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नए नगरों के बारे में। ठीक है, तो जिन नगरों का विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के लगभग 600 साल पहले हुआ। ठीक है, जिन नगरों का विकास इतने साल पहले हुआ था, उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। देखो, केवल एक जगह पर नहीं, जैसे कि इतना बड़ा पूरा हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, तो यहां भी हो गया, यहां भी हो गया, यहां भी हो गया। तो जितने भी नगर जिनका विकास ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले यानी कि आज से 2600 साल पहले, ठीक है, जिन नगरों का उदय हुआ, विकास हुआ, उनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थे। यानी कि देखो, उस टाइम पर क्या था कि इतना अधिक विकास नहीं हुआ था। आज के टाइम पर आप देखते हो जो महानगर हैं, ठीक है, इसी प्रकार से इस आज से तो नहीं जोड़ सकते। ठीक है, उस टाइम पर जितने भी नगर थे, आप कह सकते हो जितने भी नगरों का विकास हुआ था, वो आमतौर पर विशेष रूप से राजधानियां ही होते थे। ठीक है, मौर्य काल में प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। देखो, उस टाइम पर क्या था, जहां तक ग्रामीण बस्तियां होती थी, ठीक है, मौर्य काल की अगर बात की जाए तो उस टाइम पर जितने भी नगर थे, ठीक है, प्रायः सभी नगर संचार मार्गों यानी कि ऐसे मार्ग जहां से लोग आवागमन करते हैं, ठीक है, जहां पर लोग व्यापार के लिए जाते हों या फिर घूमने के लिए जाते हों या फिर राजा से मिलने के लिए जाते हों, ऐसे स्थानों पर ही नगर होते थे मौर्य काल में। ठीक है, किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्गों के किनारे तथा उज्जैनी भूतल मार्गों के किनारे यानी कि मार्गों के किनारों पर ही नगर बसे होते थे। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे। देखो, एक बात समझो, यहां पर जो नगर बसे थे, ठीक है, सबसे पहली विशेषता तो यह कि नगर जो थे अधिकांश उस टाइम पर जनपदों की राजधानियां होते थे, ठीक है, या फिर प्रमुख राजनीतिक केंद्र। दूसरी बात यह कि जितने भी नगर बसे थे वो सभी क्या संचार मार्गों के किनारे बसे थे। तीसरी बात यह निकल के आती कि जितने भी नगर थे वो नदी मार्गों के किनारे भी थे। ठीक है, और चौथी बात ये निकल के आती है, उज्जैनी जैसे मार्ग जो थे ये भूतल यानी कि जमीनी मार्ग, रोड, ठीक है, रोड के किनारे थे। इसके अलावा पुहार जैसे कुछ नगर थे जो कि समुद्र तट पर थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि उस टाइम पर जो नगर बसे थे, नगरों की अवस्थिति किस प्रकार से थी, तो नगर जो थे, सबसे पहले एक तो नगर राजधानियां होती थी। ठीक है, नगर ऐसी जगह पर बसे थे जहां पर राजधानी हो। ठीक है, नगर राजधानी में परिवर्तित होते। दूसरा, संचार मार्गों के किनारे। तीसरा, नदी मार्ग के किनारे। चौथा, आप कह सकते हो कि समुद्र तट के किनारे। ठीक है, जहां से सभी समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। ठीक है, मथुरा जैसे अनेक शहर जो कि व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र थे, यहां पर भी नगर बसे। मथुरा आप देख सकते हो, एक नगर था उस टाइम पर। ठीक है, नगर यानी कि आप कह सकते हो शहर। ठीक है, शहर आप कह सकते हो। आगे बढ़े, पाटलिपुत्र का विकास पाटलीग्राम नाम के गांव से हुआ था। पाटलिपुत्र जो कि उस टाइम पर राजधानी थी, ठीक है, तो पाटलिपुत्र का जो विकास हुआ था पाटलीग्राम नाम के गांव से हुआ था। ठीक है, आमतौर पर कोई गांव ही होता है जिसका विकास हो जाता है, फिर वो एक महानगर में या फिर नगर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। जो पाटलिपुत्र था, ये 200 सालों में यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में, यानी कि इन 200 सालों के बीच में क्या हुआ कि पाटलिपुत्र एक महानगर में, एक राजधानी में तब्दील हो गया। ठीक है, पाटलीग्राम पाटलिपुत्र में बदला, फिर ये एक राजधानी बन गया। राजधानी बनने के बाद में ये एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया। ठीक है, जब चीनी यात्री ह्वेनसांग आए, कौन? ह्वेनसांग। ठीक है, 7वीं सदी में आए थे, 7वीं सदी ईस्वी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 700 सालों के बाद में। ठीक है, या फिर आप 600-700 सालों के बाद ऐसे ही कह सकते हो। जब इस 7वीं सदी में भारत आया तो उसने पाटलिपुत्र का वर्णन एक खंडहर के रूप में किया। देखो, क्या होता है जब भी किसी चीज का विकास होता है, यहां पर कोई भी चीज बिल्कुल स्थायी नहीं है कि अगर किसी नगर का विकास हुआ है तो वो कभी नष्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं। अगर किसी नगर का विकास हुआ है तो एक ना एक दिन उसे नीचे आना है, एक ना एक दिन उसे खंडहर बनना है। ठीक है, वही चीज यहां पर दिखाई जा रही है कि जो पाटलिपुत्र है ये एक समय ऐसा था जब बिल्कुल सबसे बड़े नगरों में से एक था। ठीक है, और 7वीं सदी तक आते आते क्या हुआ, ये खंडहर में बदल गया। ठीक है, अच्छा, नगरीय जनसंख्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नगरों में जनसंख्या कैसी थी, तो संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार, यानी कि अमीर वर्ग और शिल्पकार लोग ये कहां रहते थे, क्या इसकी स्थिति समझो।
देखो हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग जो होता है और राजा, ठीक है, ये किलेबंद नगरों में रहते थे। हमने पढ़ा है भाई कि राजा जो थे वो किलेबंद यानी कि ऐसी जगह पर रहते थे जो कि आसपास से किले से घिरा हुआ हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रह रहे हैं तो इसके चारों ओर किला बना है, ठीक है, बाउंड्री बनी है, ठीक है, बाउंड्री बनी है, किलेबंद नगरों में रहते थे, ठीक है। यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावेश यानी कि पुरानी चीजें प्राप्त हुई हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के टोकरे और थालियां मिली, यानी कि उस टाइम पर बनी हुई विशेष प्रकार की मिट्टी की थालियां, मिट्टी के कटोरे, ठीक है, और थालियां, ठीक है, प्राप्त हुई हैं, जिन पर चमकदार कलई चढ़ाई गई। कलई यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हो रंग, चमकदार रंग जिनके ऊपर लगाया गया था। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। चैप्टर में इसका चित्र नहीं दिया गया था, वरना मैं इसका रख लेता, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अगर आप इसके नोट्स परचेज करोगे तो उसमें देख लूंगा, अगर होगा तो डाल दूंगा चित्र यहाँ पर, ठीक है। कहा यह जा रहा है कि हमने ये पढ़ा है कि जो राजा और शासक वर्ग है ये किलेबंद नगरों में रहते थे, ठीक है। अब जो किलेबंद नगर है वहां से हमको कुछ विशेष प्रकार के पुरानी चीजें प्राप्त होती हैं, जिनमें से आप देख सकते हो मिट्टी के कटोरे और थालियां हैं, और इन कटोरे और थालियों के ऊपर चमकदार परत चढ़ाई गई थी, चमकदार रंग लगाया गया था, ठीक है। इन पात्रों को क्या कहा जाता है, प्रश्न आ सकता है, तो याद रखना उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, ठीक है। संभवतः इनका प्रयोग अमीर लोग करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों से बने उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो सोने से बने औजार, हथियार, ठीक है, या फिर बर्तन, उपकरण मिलते हैं। कोई सोने और चांदी से बना, कांसे से बना जेवर पहनते थे उस टाइम के लोग, तो ये सब कुछ मिला है। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि चीज़ों का उत्पादन करने वाले, ठीक है, जैसे कि आज प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे किसान हो गया, ठीक है, सब्जियों का उत्पादन करता है और भी कई सारी चीज़ों का उत्पादन करता है, ठीक है। व्यापारियों का संघ यानी कि एक टीम जो कि व्यापार करती हो, ठीक है, ऐसे चीज़ों का उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता? श्रेणी कहा गया था, ठीक है। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तौर पर बाजार में बेच देती थी, ठीक है। उनसे थोड़ा बहुत, हाँ, मतलब कच्चा माल खरीद करके बिल्कुल आगे जा करके उनसे थोड़ा बहुत मुनाफा लेकर के बाजार में बेच देती थी। आगे बढ़ते हैं। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, यानी कि भारत के अंदर, यानी कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो अंदर क्या व्यापार करते थे, कैसे होता था, और यहाँ से बाहर जो व्यापार होता था वो किन किन चीजों का होता था प्रारंभिक राज्यों में, ठीक है, यानी स्टार्टिंग के राज्यों में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल सा बिछ गया। क्या? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले से ही क्या हुआ कि हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में क्या हुआ कि नदी मार्ग यानी कि नदियों से व्यापार और भूमार्ग यानी कि जमीन के माध्यम से व्यापार, इन दोनों ही मार्गों पर काफी बड़ा जाल बिछ गया था कि भाई लोग आ रहे जा रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, चीज आ रही है जा रही हैं, ठीक है, कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया, यानी कि एशिया का मध्य वाला भाग, एशिया में हम लोग रहते हैं, ठीक है, एशिया में भारत आता है, चीन आता है, ठीक है, तो मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे, ठीक है। मध्य एशिया तक लोग जमीन के माध्यम से, रोडों के माध्यम से, सड़क के माध्यम से जाते थे व्यापार करने के लिए, और उससे भी आगे जाते थे, ठीक है। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए, ठीक है, समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया था। जो जल मार्ग है, ठीक है, ये कहां तक फैला था? तो अगर देखा जाए तो उत्तरी अफ्रीका, जो कि हमने ज्योग्राफी में मैप के माध्यम से आपको बताया, ठीक है, आप मैप के माध्यम से देख लेना, अगर आपके पास मैप है, ठीक है, विश्व का मैप देख लेना। उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ठीक है, यहां तक फैला था पूरा का पूरा व्यापार, जो ये बंदरगाहों के माध्यम से जल मार्ग फैले थे, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला था, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया तक ये फैला था, ठीक है। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की, और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों को सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। जैसे कि आज आप देखते हो हमारे देश में अगर आप व्यापार करने के लिए आते हो तो क्या है कि आपको यहाँ पर सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार से उस टाइम पर क्या था कि राजा लोग सिक्योरिटी देते थे, और सिक्योरिटी के बदले क्या करते थे, वो उनसे थोड़ा सा कर लेते थे, धन लेते। सपोज दैट कि भाई कोई व्यक्ति है जो व्यापार करता हुआ यहाँ से जा रहा है, ये एक सड़क बनी है, अब यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और सपोज दैट कि भाई यहाँ पर 4 गुंडे आए और इनका सारा मान ले लिया और भगा दिया, इनको दे दी लॉलीपॉप की, जाओ भाई निकलो यहाँ से, टपली मार के भगा दिया,
ठीक है। तो इनको ऐसा कोई ना करे, इसलिए यहां पर राजा लोग इस मार्ग पर अपना नियंत्रण रखते थे और कहते थे कि अगर आपको यहां से सुरक्षित जाना है, अगर आपको हमारी सुरक्षा चाहिए कि हम आपको यहां सुरक्षित निकलने दें, तो आप हमको इतना धन दो, ठीक है, टैक्स भरो और यहां से सुरक्षित निकल जाओ। नहीं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि आगे कालीन भैया बैठे हो, लगाएं कट्टा और आपसे सारा धन ले लें, ठीक है, या मुन्ना भैया बैठे हो, कोई भरोसा नहीं है, क्या पता आगे गुंडे बैठे हो, ठीक है। तो भैया धन दे दो और निकलो यहां से, ठीक है। आगे बढ़ते, इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी वाले, जैसे आप देखते हो ना आजकल गांव गांव में आपके यहाँ पर आते होंगे, गांव में अधिकतर देखने को मिलता है, कुछ छोटे छोटे साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर चीज़ों को बांध के ले आते, फेरी लगाते, ऐसे फेरी वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे, ठीक है। कुछ बैलगाड़ी पर चलते थे, कुछ पैदल चलते थे, कुछ घोड़े और खच्चर के ऊपर अपना सामान लेकर के जाते थे, ठीक है। साथ ही समुद्री मार्गों से भी लोग यात्रा करते थे, जो कि खतरनाक भी होती थी। समुद्री मार्ग से यात्रा करना उस टाइम के लिए बहुत खतरनाक थी, क्योंकि भाई अगर समुद्र की बड़ी लहर आ गई और ज़्यादा खतरनाक है तो क्या पता डुबा ले जाए आपको, या फिर कोई खतरनाक जानवर आ गया, या लुटेरे मिल गए, ठीक है। जो कि खतरनाक तो बहुत था लेकिन लाभप्रद होता था, क्योंकि वहां पर क्या है कि आप जाते थे, खर्चा नहीं होता था ज़्यादा, ठीक है, खर्चा नहीं होता था। रोड पर आ रहे आपको टैक्स भरना पड़ रहा है, लंबा टाइम लग रहा है, समुद्र मार्ग से आप जल्दी भी पहुंच रहे हो और दूसरी बात आपको टैक्स भी नहीं भरना पड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तमिल भाषा में मसत्थुवन, क्या मसत्थुवन, और प्राकृत भाषा में सथवाहा और सेठी नाम के प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे, ठीक है। देखो उस समय के व्यापारियों के नाम थे, ठीक है, व्यापारियों के संगठन के नाम थे, जिनमें से एक व्यापारी का मिलता है मसत्थुवन, ठीक है। इसको प्राकृत भाषा में सतवाह कहा जाता है और सेठी आप कह सकते हो, ठीक है। इस नाम के जो प्रसिद्ध सफल व्यापारी थे वो काफ़ी धनी हो जाते थे। रोमन साम्राज्य जो है वहाँ से व्यापार होता था और वहाँ पर काली मिर्च जैसे मसालों, कपड़ों, जड़ी बूटियों की बहुत भारी मांग थी, ठीक है। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागर क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था, ठीक है। अरब सागर के रास्ते यानी समुद्री मार्ग से वहां तक पहुंचाया जाता है। रोमन साम्राज्य से व्यापार के संकेत मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिक्के और राजा। देखो उस टाइम पर जो राजा थे उन राजाओं ने सिक्कों को बनवाया था, ठीक है, सिक्के गढ़वाए थे। अब यहां पर देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि जो सिक्के बनवाए गए थे, ठीक है, प्रश्न यहां पर ये आता है कि सबसे पहले सिक्के किसने बनवाए। प्रश्न ये भी आता है कि सिक्कों जो सबसे पहले सिक्का बनवाया गया था वो कौन सा था। प्रश्न यहां पर यह भी आ जाता है कि सबसे पहले सुंदर सिक्के किसने बनवाए, ठीक है। तो सिक्कों पर ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने चित्र भी रखा है, आगे भी चित्र दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं इसकी। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। देखो क्या है कि पहले वस्तु विनिमय था, यानी कि हम आपको दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं गेहूं, आप हमको दो चावल, हम आपको दे रहे हैं मक्का, आप दो हमको बाजरा, हम आपको दे रहे हैं दाल, आप हमको दोगे क्या, गेहूं, ठीक है। इस प्रकार से वस्तुओं के बदले पहले विनिमय होता था। लेकिन फिर राजाओं ने क्या किया, धीरे धीरे सिक्कों को बनवाना शुरू कर दिया। अब सिक्कों के प्रचलन से क्या हुआ, विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया। चांदी और तांबे के आहत सिक्के, ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। देखो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में सारी की सारी विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। इस टाइम पीरियड बदलाव का टाइम ये कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए, ठीक है। यही आहत सिक्का है जो कि आमतौर पर दबा करके बनाया जाता होगा, ठीक है, आप देख सकते हो दबा करके बनाया गया सिक्का है कि मतलब एक प्लेट रखी गई, ठीक है, चांदी की या फिर तांबे की या फिर सोने की, और उस चांदी और तांबे की दिखाए जा रहे हैं, हाँ चांदी और तांबे के, ठीक है। और प्लेट रखने के बाद ऐसा गोल गोल रखा गया और उसके ऊपर दबा दिया गया, ठीक है, किसी कठोर वस्तु से, कठोर चीज से दबा करके छाप दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से इनको बनाया जाता है, ठीक है। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं, ठीक है। याद रखना आहत सिक्के जो हैं चांदी और तांबे के ही मिले हैं, ठीक है। चांदी और पहले तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले गाड़े गए थे, ठीक है, और पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान ये मिले हैं। इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था और संभवतः व्यापारियों, धनपतियों और नगरों में नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। मतलब ऐसा हो सकता है कि देखो विशेष रूप से तो राजाओं ने ही जारी किए थे, ऐसा भी हो सकता है कि भाई व्यापारियों ने जारी किए हों कि हम व्यापार कर रहे हैं, अगर आपको हमसे व्यापार करना है तो ये विशेष सिक्के आपको चलाने होंगे, क्योंकि उस टाइम पर पूरा कोई एक कानून नहीं था कि पूरे देश में केवल एक ही व्यक्ति सिक्का जारी कर सकता है, ठीक है। धनपति यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा पावर हो,
ठीक है, इन लोगों ने भी जारी किए हो सकते हैं। जो आम नागरिक थे वो इनका इस्तेमाल करते थे। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के, ठीक है। देखो, सिक्के कई प्रकार के जारी किए गए। जो आज आप देखते हो जो सिक्के आते हैं उसमें अशोक, हाँ, अशोक स्तंभ का चिन्ह देखने को मिलता है आपको उसमें, ठीक है, अशोक स्तंभ का चिन्ह देखने को मिलता है। आज क्या है कि सिक्कों नोट जब आप देखो तो उसमें आपको गांधी जी का चित्र मिलेगा। सिक्कों पर गांधी जी का चित्र नहीं मिलता है। आप कोई भी सिक्का उठा लो, ठीक है। हाँ, वो बात अलग की है कि मतलब कई सारे सिक्के ऐसे आते हैं जिनमें अलग अलग व्यक्तियों के चित्र बना दिए गए, ठीक है। उसमें वो दिखा दिया कि किसी में दुर्गा माता को बना दिया, किसी में कुछ बना दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो सिक्के बने हैं, सबसे पहला वो सिक्का जिसमें किसी शासक की प्रतिमा और नाम को दिखाया गया, ठीक है। सबसे पहला सिक्का शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे। याद रखना, इस पर प्रश्न आ सकता है कि शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे। याद रखना, कौन से शासक हैं, हिंद यूनानी शासक, ठीक है, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया था और इन्होंने वहां पर ये सिक्के जारी किए थे। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाणों ने जारी किए थे। याद रखना, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से पहले, ठीक है, ईस्वी से पहले चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे, ठीक है। इसके बाद ही क्या कहा जा रहा है कि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर, देखो हो सकता है कि भाई एक दो सिक्के सोने के भी बनाए जाते हो, लेकिन बड़े पैमाने पर, ठीक है। जैसे आज आप देखते हो कि नोट 2000 का जो नोट है वो नहीं बन रहा है। जब नोटबंदी हुई थी तो बड़े पैमाने पर, मतलब कि बड़े लेवल पर 2000 के नोट छापे गए थे और मार्केट में भेजे गए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने 2000 के नोटों को दबा लिया। उसके बाद में, ठीक है, क्या है, जब सरकार ने देखा तो कई सालों से 2000 के नोट नहीं छापे जा रहे। तो पहले क्या था कि सोने के सिक्के नहीं बनते थे ज्यादा, ठीक है, कुछ ही विशेष लोग बनवाते थे। लेकिन प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों ने जो सोने के सिक्के जारी किए, इसके बाद में बड़े पैमाने पर यहां से सोने के सिक्के बनाए जाने लगे, ठीक है। इसके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों और ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बिल्कुल समान थे, ठीक है। यानी कि कुषाण शासकों ने जो सिक्के जारी किए थे सोने के, ये सिक्के आकार और वजन में जो रोमन सम्राट थे और जो ईरान के पार्थियन शासक थे, इन दोनों शासकों के बिल्कुल समान थे, ठीक है। दक्षिण भारत में अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है, इनकी पता चलता है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधे नहीं थे। कि मतलब अगर आपको व्यापार करना है तो ऐसा नहीं कि मतलब भारत में अगर आपको व्यापार करना है तो भारत के सिक्के चलेंगे। एक मिनट, ये गलत होगा। मतलब व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था। मतलब इसका अर्थ यह है कि अगर आपको व्यापार करना है तो केवल आप ये भारत में ही व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। भारत से जाकर के रोमन साम्राज्य में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जाकर के आप ईरान में कर सकते हो, ठीक है। फिर ईरान से फिर यहाँ पर आकर कर सकते हो, ठीक है। क्या है कि रोमन सिक्के मिले हैं दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत के कई पुरास्थलों में। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर से यहाँ और रोमन दोनों के बीच में व्यापार चलता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ना होते हुए भी, जो दक्षिण भारत है ये रोमन साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था, व्यापारिक दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं, ठीक है। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के यौधेय यौधे जो थे ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में आए थे, ठीक है। यौधे कबायली गणराज्यों ने, ये एक प्रकार के गणराज्य थे, यानी कि यहाँ पर कई सारे लोगों ने मिलकर के अपना राज्य स्थापित किया था और यहाँ पर सभी व्यक्ति राजा थे, ठीक है। गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे, ठीक है। पुराविदों को यौधेय शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले, ठीक है। जो यौधेय कबायली गणराज्य थे, ठीक है, इनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे तांबे के सिक्के, वो हजारों की संख्या में आज मिलते हैं, ठीक है। पुराविदों को मिले, ठीक है। सोने के सबसे भव्य सिक्के, ठीक है। देखो, हमने अभी तक ये देख लिया कि आहत सिक्के किसने जारी किए, ठीक है। इसके अलावा सोने के सिक्के किसने जारी किए बड़ी मात्रा में, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि राजा के चित्र और रूप या फिर राजा के नाम के साथ में सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि यौधेय शासकों ने सिक्के जारी किए। अब हम ये देखते हैं कि भव्य सिक्के, यानी कि ऐसे सिक्के जो कि सुंदर हो, ठीक है, सबसे पहले किसने जारी किए, तो गुप्त शासकों ने जारी किए थे, ठीक है। सोने के सबसे ज्यादा सुंदर सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। इनके अतिरिक्त इनके आरंभिक सिक्कों में
प्रयुक्त सोना अति उत्तम था और इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक यौधेय सिक्का है, आप देख सकते हो उसमें बीच में कुछ बना है, इसके अलावा आसपास कुछ लिखा है। ठीक है, ये एक चित्र बना है और आसपास कुछ लिखा है, ये एक यौधेय सिक्का है। ठीक है, छठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। जो छठी शताब्दी ईस्वी आती है यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, परिवर्तन आने लगा। अब सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद में दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ होता। समझो भाई, क्या है कि आप जैसे कि हमारे यहाँ पर ये दो राज्य हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये एक अलग देश है, ये एक अलग देश है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर आपको व्यापार करना है। ठीक है, तो आप सिक्कों की मदद से कर रहे हो और यहाँ से यहाँ पर कर रहे हो, चीज़ें यहाँ से लेकर जा रहे हो, अपने सिक्के देकर यहाँ चीज़ें खरीद के ला रहे हो। ठीक है, और यहाँ से यहाँ वाला व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से चीज़ें खरीद के लेकर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यापार चल रहा है। अब अगर अचानक से इसका पतन हो जाए, ठीक है, और सिक्कों का उपयोग विशेष रूप से इस देश से व्यापार करने के लिए ही होता हो, तो यहां पर आपको सिक्के कम मिलने लगेंगे, क्योंकि इसका पतन हो गया तो सिक्कों का निर्माण भी यहां पर धीरे धीरे बंद होने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि देखिए उस टाइम पर गरीबी थी, मतलब इतनी ज्यादा अमीर थी तो नहीं, तो आमतौर जनता जो है वो वस्तु विनिमय में ज्यादा भरोसा रखती हो। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, छठी शताब्दी ईसा ईस्वी में जब सोने के सिक्के मिलने कम हो गए, तो इसको लेकर के देखो इतिहासकारों में तो मतभेद है, लेकिन कुछ का कहना यह कि जो रोमन साम्राज्य इसका पतन हो गया। ठीक है, इसके बाद में जो दूर दूर से व्यापार होते थे, इनमें क्या है कि कमी आई, जिससे उन राज्यों और समुदायों के क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा। यानी कि दूर से ही जब व्यापार नहीं करने लगे तो जो ये राज्य थे, ठीक है, ये जो संपन्न थे, इनके पास जो पावर थी, पैसा था, इसमें कमी आने लगी। ठीक है, जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था, अन्य दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था, अब वो लाभ इनको नहीं मिलने लगा, तो इन्होंने सिक्कों को बनवाना भी कम कर दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना यह है कि इस काल में नगरों और व्यापारों के नवीन तंत्रों का उदय हो गया, यानी कि नए नए चीजों का इजाद होने लगा, नई नई चीजों का आविष्कार होने लगा, नए नए तंत्रों का, यानी नई प्रणाली का आविष्कार हो गया, आप ये कैसे कह सकते हो। ठीक है, यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होता रहा। ठीक है, देखो क्या है कि सिक्का जैसे कि आज के टाइम पर आप देखते हो जो बनते हैं, ठीक है, अब आप कहोगे कि सिक्के मिले, आप ही कैसे पता लगाओगे कि ये सिक्का 20वीं सदी का है, ठीक है, या फिर पहली सदी का है, या फिर दूसरी सदी का है, या फिर 600 ईसा पूर्व का है। तो सिक्कों की कार्बन रेटिंग की जाती है। ठीक है, उसके कार्बन रेटिंग की जाती है, उसके माध्यम से पता लगाया जाता है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे हुआ, इस पर भी प्रश्न आ जाता है। देखो आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। जितनी भी आधुनिक भारत में हम लोग भाषाएं यूज करते हैं, उनका जो मूल है, ठीक है, उनकी जो जड़ें हैं वो ब्राह्मी लिपि ही हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया। ठीक है, 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि की कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू कर दिया। किन्होंने, जो यूरोपीय विद्वान थे, उन्होंने भारतीय पंडितों की सहायता से, क्योंकि देखो उस टाइम पर ज्ञान जो था पंडितों के पास ही सारा था। ठीक है, क्योंकि जो शूद्र थे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक है, क्षत्रिय थे, वो ज़्यादातर युद्ध करने में विश्वास रखते थे। ठीक है, और अन्य लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार ही पढ़ाई करते थे। ब्राह्मण ही थे, पंडित ही ऐसे थे जो कि हर क्षेत्र के बारे में जानकारी रखने का प्रयास करते थे और ज्ञान इनके पास में था हर भाषा का। ठीक है, तो पंडितों की सहायता से यूरोपीय विद्वानों ने क्या किया, बंगाली देवनागरी लिपि में जो पांडुलिपियां लिखी गई थी, इनका अध्ययन शुरू कर दिया। उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू कर दी। ठीक है, जो उस टाइम पर अक्षर बने हुए थे, उनसे जो प्राचीन काल में अक्षर बनाए गए, उनकी तुलना शुरू की। ठीक है, जांच करना शुरू कर दिया। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि संस्कृत में लिखे हुए हैं। ठीक है, जो आरंभिक अभिलेख हैं, ठीक है, यानी कि कुछ ही समय पहले के अभिलेख, ठीक है, उनका जब अध्ययन किया गया तो विद्वानों ने ये बताया कि ये जो अभिलेख हैं ये संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख की अगर बात की जाए तो प्राकृत में लिखे थे। ठीक है, प्राकृत भाषा आम जनमानस की भाषा होती जो उस टाइम पर बोली जाती थी। ठीक है, फिर कई दशकों बाद अभिलेख विज्ञानियों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाला। एक मिनट, एक बात यहां पर समझना,
1830, ठीक है, 1830 में क्या हुआ था, खारोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाल लिया गया था, ठीक है, कि इनका इन लिपियों को समझ लिया गया था कि इन्होंने जेम्स प्रिंसेप ने किया गया था, खारोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालना समझ लिया था कि भाई इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है, उसका ये जान लिया था कि इसका अर्थ क्या होगा, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। लेकिन 1838 तक आते आते इन्होंने क्या किया, जो अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि थी इसका अर्थ निकाल लिया, ठीक है, इसका अर्थ निकाला, इनके अभिलेखों को अब पढ़ा जाने लगा, ठीक है। तो ब्राह्मी और ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे किया गया, सबसे पहले जो सभी जितनी भी भारत में आधुनिक भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, याद रखना, भाषाओं में जो लिपि प्रयोग होती है उनका मूल ब्राह्मी लिपि ही है, ठीक है, यानी कि उनकी जड़ें जो है ब्राह्मी लिपि, सारी की सारी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकल के आई हैं। और जो ब्राह्मी लिपि है इसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में सबसे पहले किया गया था, ठीक है, जो कि हमको साक्ष्य मिलते हैं, जिसके, ठीक है, साक्ष्य मिलते हैं। 18वीं सदी में जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने भारत के पंडितों के साथ में मिलकर के बंगाली और देवनागरी की जो लिपियां थी इनमें लिखी गई कई सारी पांडुलिपियों का अध्ययन किया और उनके जो अक्षर थे वो प्राचीन अक्षरों से मिलाना शुरू कर दिया, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने 1830 तक आते आते क्या किया था, ब्राह्मी लिपि और खारोष्ठी लिपि का अध्ययन करके उनका अर्थ निकाल लिया था। और 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि थी इसका अर्थ निकाला, ठीक है। दोनों चीजें एनसीईआरटी में ही दी गई, 1838 का टाइम और 1830 का टाइम, ठीक है। अब हम अभिलेख से प्राप्त जो साक्ष्य हैं, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट मैंने रख लिए, इनको एक बार देखते हैं, फिर टेबल की ओर जाते हैं और फिर हम एक एक करके पूरे चैप्टर का निचोड़ देखेंगे। एक अभिलेख में अशोक का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, उसमें अशोक के द्वारा बनाई गई उपाधियों का उल्लेख किया गया, उपाधियों का प्रयोग किया गया। देखो हमने इसीलिए इस चीज को यहाँ पर रखा क्योंकि इसमें अशोक की उपाधियां दी गई हैं। कई सारे राजा हैं जिन्होंने उपाधि धारण की है, किसकी, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ठीक है, यानी कि 3 भुवनों का स्वामी, यानी कि उनकी जो उपाधियां थीं वो अपने आप को मतलब सभी राजाओं से श्रेष्ठ दिखाने की बात कर रही थी, ठीक है। यहां पर अशोक ने जो उपाधियां धारण की, ठीक है, जैसे कि देवा नाम प्रिय, इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, यानी कि इनकी जितनी भी उपाधियां थीं वो ऐसी थीं जो कि देवताओं से जुड़ी हुई थी, ठीक है, यानी कि एक प्रेमी राजा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एक सही अच्छा राजा, ठीक है, एक अच्छा राजा दिखे, ठीक है, राजाओं के ऊपर राज करने वाला नहीं, मतलब ऐसा राजा इन्होंने जो उपाधियां धारण की उसमें इन्होंने अपने आप को राजाओं के ऊपर राज करने वाला नहीं बल्कि देवताओं का प्रिय अपने आप को दिखाने की कोशिश की, ठीक है। इसके अलावा प्रियदर्शी, जिसका अर्थ होता है देखने में सुंदर, ठीक है, ऐसे अशोक के नाम ऐसी उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है, क्या कहा जा रहा है, अशोक के जो अभिलेख हैं, ठीक है, एक अभिलेख ऐसा मिला है जिसमें अशोक का नाम नहीं दिया गया, इसमें अशोक के द्वारा अपनाई गई उपाधियों का उल्लेख किया गया है, उपाधियों का प्रयोग किया गया, जैसे कि देवा नाम प्रिय, ठीक है, या फिर प्रियदर्शी, ठीक है। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है, कई सारे अभिलेख हैं जिनमें अशोक नाम मिलता है, कई सारे अभिलेख ऐसे जिसमें इनकी उपाधियां दी गई हैं, जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी। कई सारे अभिलेख ऐसे भी मिलते हैं जिसमें अशोक की उपाधियां भी दी गई, नाम भी दिए गए, ठीक है। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय शैली, भाषा, पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है, ठीक है। देखो जितने भी अशोक के समय के अभिलेख मिले उनमें जो उनकी जो विषय था, ठीक है, जो शैली थी यानी कि लिखने का जो टाइप था, ठीक है, जो भाषा है, ठीक है, और इन सभी में क्या है कि समानता है, ठीक है, और जो पुरालिपि विज्ञान है इसमें सभी में समानता दिखी, ठीक है। अतः भी इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था, ठीक है। वैसे इस पर प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है, प्रश्न आएगा तो इस पर आ सकता है कि प्रियदर्शी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखने में सुंदर, ठीक है। देवा नाम प्रिय का अर्थ क्या होता है, तो देवताओं का प्रिय। या फिर ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि अशोक ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी, ठीक है। एक दे देगा आपको देवा नाम प्रिय, ठीक है, एक दे देगा त्रिभुवन चक्रवर्ती, ठीक है, एक दे देगा महाराजा धीराज, ठीक है, और भी ऐसे दे देगा। तो आप याद रखना देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी, ऐसी उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है। अब प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास कब कब हुआ, ठीक है, टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखो आज ईसा मसीह के जन्म के 2022 साल हो चुके, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन का शाब्दिक अर्थ है, उस दिन डेट थी पहली तारीख, पहला महीना और पहले साल, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के साल जब भी हम गिनते हैं तो उसमें ईसा पूर्व यानी कि ईपू लगा देते हैं, तो लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व धान की रोपाई, ठीक है, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद
आहत सिक्के, इनका विकास हुआ था। किसका? धान की रोपाई करनी शुरू कर दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा गंगा घाटी में नगरों का विकास होने लगा था, ठीक, गंगा के किनारे वाले जो इलाके थे, महाजनपदों का विकास होने लगा था, ठीक है, महाजनपद बनने लगे थे, और आहत सिक्कों का विकास होने लगा था। 500 से 400 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ हो गई थी। जो मगध के शासक थे, इनकी सत्ता पर पकड़ हो गई थी, और ये सत्ता पर बड़ा मजबूती से बैठे थे, ठीक है। अगला 327 से 325 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में, और 321 ईसा पूर्व क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ था, ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 321 साल पहले, ठीक है, चंद्रगुप्त का राज्यारोहण, यानी चंद्रगुप्त ने मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा लगभग 272 से 268 या फिर 272 या 268 से 231 ईसा पूर्व, टाइम यहाँ पर देखिए पूरा बिल्कुल एक्चुअल नहीं दिया गया, अंदाजा लगाया गया, लगभग में से सभी में लगभग लगाया, ठीक है, अशोक का शासन शुरू हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। मौर्य साम्राज्य जो है लगभग 150 सालों तक ही चला था, ठीक है। लगभग 200 से 100 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर में शक शासकों, ठीक है, दक्षिण भारत में और चेर पांडे, और दक्कन में सातवाहन, इन सभी शासकों का विकास उदय हुआ था। कहां पर? 200 से 100 ईसा पूर्व, ये मसीह के जन्म के 200 से 100 साल पहले, ठीक है। क्या हुआ था? पश्चिमोत्तर जो इलाका, यहाँ पर शक शासकों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। दक्षिण भारत में चेर पांड्य शासकों का साम्राज्य स्थापित हो गया था, और जो दक्कन वाला इलाका आपको मिलता है, दक्कन में सातवाहन शासकों का साम्राज्य स्थापित हो गया था, अधिकार इनका जम गया था, ठीक है। और लगभग 100 से 200 ईसा पूर्व, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, यानी कि ये मसीह के जन्म के 100 सालों पहलों से, और 100 साल पहले से 200 साल बाद तक, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के 200 साल बाद तक के इतिहास की अगर बात की जाए तो उसमें पश्चिमोत्तर के शक, जो कि मध्य एशिया के लोग थे, ठीक है, शक शासक और रोमन व्यापार, सोने के सिक्के, इनका विकास हुआ था, इनके प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, इनका प्रमाण मिलता है। और 78 ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 78 सालों बाद कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? प्रश्न आ जाता, ठीक है, तो 78 ईस्वी में लगभग। और लगभग 100 से 200 ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 100 से 200 सालों की में क्या हुआ था? सातवाहन शक शासकों द्वारा भूदान के अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं, यानी कि इस टाइम पर इन्होंने भूमि का दान बड़ी मात्रा में किया था, तो इसके प्रमाण मिलते हैं जो कि अभिलेख के रूप में इन्होंने दिए थे, ठीक है। लगभग 320 ईस्वी गुप्त शासन का आरंभ हुआ था, गुप्त शासन, ठीक है, जिसमें आपको समुद्रगुप्त मिलते हैं, ठीक है, इनके शासन का आरंभ हुआ था। लगभग 335 से 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त इन्होंने राज किया था, ठीक है, 335 से 375 ईस्वी के बीच में। 375 से 445 से 415 ईस्वी के बीच में चंद्रगुप्त द्वितीय और दक्कन में बाकाटक, ठीक है, इनका शासन चला था, ठीक है, दक्कन में बाकाटक और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, इनका इधर साइड, ठीक है, शासन चला था, ठीक है। लगभग 500 से 600 ईस्वी के बीच में कर्नाटक में चालुक्यों का उदय हुआ था, और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री थी जिसका विवाह हुआ था दक्कन में बाकाटक परिवार में, ठीक है, बाकाटक ये एक परिवार था जिसका राज था बाकाटक में, ये दक्कन में ये राज करते थे, एक साम्राज्य आप कह सकते हो, ठीक है। और कर्नाटक में चालुक्यों का उदय कब हुआ था? प्रश्न आ जाएगा, तो 500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। तमिलनाडु में तभी पल्लवों का भी उदय हुआ था। लगभग 606 से 647 ईस्वी के बीच में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और चीनी यात्री स्वयं त्सांग की यात्रा का समय है, यानी कि मैं कन्नौज से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो 606 से 647 ईस्वी के बीच में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, इन्होंने यहाँ पर राज किया था, ठीक है, और चीनी यात्री स्वयं त्सांग की यात्रा हुई थी भारत में, ठीक है, ये हर्षवर्धन के टाइम पर ही भारत में आए थे। और लगभग 712 ईस्वी, ठीक है, इस टाइम पर क्या हुआ था? ईसा मसीह के जन्म के 712 सालों के बाद में अरबों की सिंध पर विजय हुई थी, जो सिंध राज्य है, ठीक है, सिंध पर विजय हुई थी अरबों की, ठीक है। अब यहाँ पर नोट में ये दिया जा रहा है, देखो, आर्थिक विकास का शुद्ध काल निर्धारण करना आसान नहीं है। जितने भी विकास हुए हैं ये, इनका शुद्ध काल निर्धारण करना आसान नहीं, क्योंकि उस टाइम के हमको शुद्ध रूप से कुछ प्रमाण मिलते नहीं है, ठीक है। जितने प्रमाण मिलते हैं तो लगभग सभी में लगा, आप देख सकते हो, लगभग, ठीक है। साथ ही उपमहाद्वीप के अनेक भिन्नताएं भी हैं, ठीक है, उपमहाद्वीप में बहुत सारी भिन्नताएं हैं जिन्हें काल रेखा में इंगित नहीं किया जा सकता, ठीक है। विशेष
विशेष विकास के विशिष्ट काल का उल्लेख किया गया है, जो विशेष विकास हुए थे, ठीक है। जैसे कि आप ये समझ सकते हो कि चीनी यात्री जो थे उनका यहाँ पर यात्रा कब हुआ था, ठीक है। या फिर आप ये समझ सकते हो कि सिक्कों का निर्माण कब शुरू हुआ था, ठीक है। ऐसे जो विकास हैं विशेष प्रकार, जैसे कि खेती में उपज कब बढ़ने लगी थी, नगरों का विकास कब हुआ था, साम्राज्यों का विकास कब होने लगा था, ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है। कनिष्क के राज्यारोहण, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कनिष्क का राज्यारोहण हो गया की तिथि जो है निश्चित नहीं है, अतः राज्यारोहण की जो तिथि है इसके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया, ठीक है। तो जो ये तिथि है, देखिए यहाँ पर तो नहीं दिया गया, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया था कनिष्क का राज्यारोहण, ठीक है, लेकिन इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। अगर हम ऐसा लगा देते हैं यहाँ पर तो आप कहोगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, यानी कि इसका उत्तर होना चाहिए कोई, तो इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा से लगा है, ठीक है। तो ऐसे जो राज्यारोहण वाले इसमें लगभग लगा है और उसे आप याद रखना। अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति, जो अभिलेख शास्त्र थे इनको पढ़ने के क्षेत्र में, ठीक है, कैसे पढ़ा गया, क्या हुआ, इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई। तो 18वीं शताब्दी में 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ। क्लास 8 में हमने इसके बारे में पढ़ा था, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन, ठीक है। इसे जो उस समय के अंग्रेज अधिकारी थे उन लोगों ने किया था, ठीक है। और यहाँ से ये क्या करते थे, अभिलेखों को, पुस्तकों को पढ़ते थे और पढ़ने के बाद में उनका लेखन करते थे, मैगजीन निकालते थे, ठीक है। तो 1784 में इसका गठन किया गया था। 19वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ इसको एक बार देख लेते हैं। तो 1810 का दशक की अगर बात की तो उसमें कोलिन मैकजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्र किए थे। क्या नाम इनका, कोलिन मैकजी, ठीक है। इन्होंने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेखों को एकत्र किया था। कब, 1810 के दशक में, ठीक है। और 1838 में क्या हुआ था, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ निकाल लिया गया था, ठीक है। जो जेम्स प्रिंसेप है इनके द्वारा अशोक के जो ब्राह्मी अभिलेख लिखे गए थे उन अभिलेखों का अर्थ लगाया गया था, ठीक है। इसके अलावा 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया था। कब, 1877 में, याद रखना, ठीक है, 1877 में, ठीक है। आगे बढ़ते 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक, ठीक है, ये प्रकाशित किया गया था, ठीक है। दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका, इसका प्रथम अंक क्या है, एक मिनट, इसका जो प्रथम अंक है, हाँ, इसका प्रथम अंक पता लगाया गया था और शायद प्रकाशित किया गया था, ठीक है, फुल नहीं दिया गया। 1888 में क्या हुआ था, एपिग्राफिया इंडिका, इसका प्रथम अंक निकला था, ठीक है। देखो 1886 में दक्षिण भारत के जो अभिलेख हैं इनके ऊपर शोध किया गया और शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका, ठीक है, इसका प्रथम अंक जारी किया गया। इसके बाद में 1888 में एपिग्राफिया इंडिका जो पुस्तक है आपको मिलती मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई, इसका प्रथम अंक जारी किया गया था। 20वीं सदी में क्या हुआ था, 20वीं शताब्दी में 1965 से 1966 के बीच में डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न देखो आते ही रहते हैं। यहाँ पर एक ग्लोसरी प्रकाशित की गई थी। देखो अब जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, ठीक है। फिलहाल इनके बारे में अगर आप चाहते हैं, देखो प्रश्न ऐसे ही आएंगे कि कब इसका प्रकाशन किया गया था, डिटेल में इन पर प्रश्न नहीं आने वाले हैं, इतना आप समझ लो बहुत है, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर हम आपके लिए बहुत ही अच्छे नोट्स डाल दिए हैं, काफ़ी सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, क्योंकि कुछ समय बाद आप इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके हमसे बात कर पाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। और फेसबुक पर ही फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक दी गई है, जाओ जाकर के अभी के भी फॉलो करो, ठीक है। जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स बिल्कुल फ्री में लाया गया है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, ज्योग्राफी की भी दी गई है, जाइए और जाकर के क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।